हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने इंडियन इकोनॉमिक्स को, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक नए सब्जेक्ट की तरीके से हम लोग इसे ट्रीट करेंगे। आपको पता है बच्चे, सीबीएसई क्लास 12 के सिलेबस के अंदर हमारा जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है और दूसरा इंडियन इकोनॉमिक्स है। तो आज हम लोग फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हैं अपने इंडियन इकोनॉमिक्स के साथ। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें शब्द लगा है इंडियन। तो बच्चे, एक जो इंडियन शब्द आता है ना, तो एक अलग सा मोटिवेशनल लेवल हो जाता है। तो आप समझिए आप देशभक्ति में डूब जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें मैं इसके अंदर भी पढ़ाऊंगा जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग ब्रिटिश रूल्स के अंदर थे और ब्रिटिश रूल्स के निकलने के बाद हम लोगों ने कैसे आगे बढ़ा है, कैसे अपने इकोनॉमी को आगे लेकर के गए हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक्स जब हम लोग पढ़ने वाले हैं तो एक पेट्रोटिज्म की भावना भी हमारे अंदर आ जानी चाहिए बच्चे। अब मैं ये बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर हम जाकर का पूरा सिलेबस के अंदर 26 जनवरी और 15 अगस्त के ऊपर पूरा लेख लिख देंगे, निबंध लिख देंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग अपने अंदर इसको ऐसे पढ़ करके चलेंगे जैसे हम कोई इतिहास पढ़ रहे हैं। यस, मैं अगर तुमको बोलूं, अगर इंडियन इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो इतिहास भी समझ लेना हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी यस, वी आर गोइंग टू स्टडी हिस्ट्री ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। लेकिन हिस्ट्री के साथ साथ हम अपने करंट स्टेटस को भी पढ़ेंगे। तो मेरे अभी तक के डिस्कशन में आपको यह पता चल गया है कि इंडियन इकोनॉमी जब मैं बोलने की बात करता हूं बच्चे, तो इंडियन इकोनॉमी को कई फेजेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कई फेजेस मतलब कई पीरियड्स ऑफ फेजेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या होगा इसके अंदर? तो बच्चे, सबसे पहले हम लोग जब अपने इंडियन इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी आजादी से पहले या आजादी तक कैसी थी। यानी अंडर ब्रिटिशर्स रूल हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे हमारी इकोनॉमी में क्या था, कैसे हमारी इकोनॉमी को चलाया जाता था, उसकी कमियां क्या थी, कुछ उसके फायदे भी मिले कि नहीं मिले, वो सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे। ब्रिटिशर्स रूल के अंदर हमारी इकोनॉमी कैसी थी उसके विषय में जानकारी लेकर के। लेकिन आजादी मिला 1947 में, जब हमें आजादी मिला बच्चे, हम लोगों ने झंडा फहराया, हम लोगों ने 15 अगस्त 26 जनवरी कई साल मनाए हैं उसी आजादी की वजह से। तो उस आजादी के बाद जब पूरा का पूरा हमारा देश का अपना सिस्टम हो गया, अपना गवर्नमेंट हो गया, तो हमारी गवर्नमेंट ने बच्चे कैसे इस इकोनॉमी को आगे बढ़ाया। आपको पता है 1947 से लेकर के आज चल रहा है 2020, तो हमारी इकोनॉमी ने अपने रूप को बदला होगा, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को बदला होगा। उसने अप्स एंड डाउन्स जो भी देखे, उस पूरे के पूरे डिस्कशंस को हम लोग को करके चलना है बच्चे। तो आपके माइंड में होगा कि सर, क्या हम लोग दो भाग में इस इकोनॉमी को पढ़ेंगे, एक आजादी से पहले और एक आजादी के बाद? नहीं, हम लोग पढ़ेंगे एक आजादी से पहले एक पूरा भाग, लेकिन आजादी से लेकर के अभी तक के बीच में भी बच्चे मैं आपको एक मेजर घटना पढ़ाऊंगा जो 1991 में हुआ था अपने देश के अंदर। यानी आजादी से लेकर 1947 से लेकर के 1990 तक हम लोग एक फेस पीरियड और बना लेंगे। और 1990 तक ही हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि 1991 में हमें खुद लगा, हमारे देश को खुद फील हुआ कि आजादी के बाद 1990 तक में हमारा इकोनॉमी वो नहीं हो पाया है जिसकी कल्पना हम लोगों ने की थी। यानी हमारी इकोनॉमी बिछड़ी थी, बहुत पीछे चल रही थी, बहुत सारी कमियां थी। तो लगा हम लोगों को कि यार अब इसके अंदर कोई रिफॉर्म्स लेकर के आना चाहिए। तो 1990 तक तो हम लोगों ने चलाया, क्योंकि आजाद हुए थे, आजाद होने के बाद थोड़ा डर भी था अपने अंदर और कुछ एक्सपीरियंस की कमी भी थी हमारे अंदर। तो जैसे तैसे करके हम लोगों ने 47 से लेकर 90 तक अपनी इकोनॉमी को चलाया। लेकिन 1991 में हमारे देश ने एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देश के अंदर लाया, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर, जिसके बाद हमारे इकोनॉमी की रूपरेखा बदल गई। और उसी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद हम लोग वहां से लेकर के अपनी आज तक की इकोनॉमी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको कितने भाग में बांट दिया, अगर पीरियड वाइज बात करूं मैं बच्चे, तो पीरियड वाइज देखिए हम लोगों ने अपने पूरी की पूरी इकोनॉमी को कितने भाग में बांट दिया। आइए मैं दिखाता हूं। सबसे पहले हम अपने इंडियन इकोनॉमी को जब पढ़ेंगे, हम अपने इंडियन इकोनॉमी को पढ़ते वक्त बच्चे, अब आप यहां देख सकते हैं, तो मैंने कहा कि एक तो हम लोग पढ़ेंगे टिल इंडिपेंडेंस, कि हमारी इकोनॉमी क्या थी टिल इंडिपेंडेंस। उसके बाद मैंने कहा कि इंडिपेंडेंस से लेकर के, यानी आप कह सकते हैं टिल 1947, टिल
1947। लेकिन मैंने कहा उसके बाद 1947 से लेकर के बच्चे हम लोग 1990 तक की एक अपनी इकोनॉमी को पढ़ेंगे जो हम लोगों ने चलाया, हमारी सरकारों ने चलाया, कैसे चलाया उसकी पूरी डिटेल डिस्कशंस करेंगे आपको। और उसके बाद जब हमारा इकोनॉमी 91 के अंदर रिफॉर्म्स हुआ, जिसको मैं कह रहा हूं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ला करके हम लोगों ने रिफॉर्म किया, यानी 1991 से लेकर के 2020 यानी 2020 तक की इकोनॉमी हम लोग पढ़ करके चलेंगे। ये सारा कुछ पढ़ने के दौरान बच्चे हम लोग कुछ विशेषता और चीजें पढ़ेंगे। हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हमारे इकोनॉमी में आज भी करंट स्टेटस क्या चल रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर, यानी सारा कुछ तो पढ़ेंगे, फेज वाइज तो पढ़ेंगे। फेज वाइज पढ़ने के बाद हम लोग बच्चे हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, यानी हमारे अभी करंट स्टेटस क्या है, जिसको हम लोग करंट चैलेंजेस के नाम से देखेंगे कि क्या हमारी इकोनॉमी में अभी भी करंट चैलेंजेस चल रहे हैं। क्या चैलेंजेस जब मैं बोलता हूं बच्चे तो आपको समझना पड़ेगा, चैलेंजेस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स। क्या अभी भी हमारी इकोनॉमी में कुछ समस्याएं हैं क्या, तो मैं करंट चैलेंजेस भी पढ़ाऊंगा। तो मैं करंट चैलेंजेस कंपेयर करके दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। दूसरी चीज और सबसे बड़ी चीज एक और मैं पढ़ाऊंगा आपको कि हमारी इकोनॉमी हमारे पड़ोसियों की इकोनॉमी के कंपैरिजन में कैसी है, यानी हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे अपनी इकोनॉमी किसके साथ कंपेयर करके। पड़ोसी मैंने बोला तो आप तुरंत अपने बगल वाले के घर मत खटखटाने लगना कि लाओ जी अपने घर का हिसाब दो, हम आपके साथ, हमारे सिलेबस में आया कि आप अपने पड़ोसियों के साथ अपनी इकोनॉमी को कंपेयर करो। नहीं नहीं, पड़ोसी मतलब देश। तो चाइना और पाकिस्तान के साथ हम अपनी इकोनॉमी को कंपेयर करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे अपने चाइना और पाकिस्तान के साथ। तो एक मैं कह सकता हूं यहां पर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम लोग अपनी इकोनॉमी की, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे विद चाइना एंड पाकिस्तान। तो देख सकते हैं कई देशों की बात आएगी। तो ये एक छोटे में बच्चे आप देख सकते हैं, मैंने एक ब्रीफ करने की कोशिश की है। हालांकि इसके ऊपर मैं एक पूरी की पूरी वीडियो अपलोड करूंगा जो डिटेल बताता चलेगा कि कैसे पूरी इकोनॉमी को हम लोग फेज वाइज पढ़ रहे हैं। लेकिन शॉर्ट में मैं अगर बात बोल दूं तो इंडियन इकोनॉमी टिल इंडिपेंडेंस कैसे थी, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर 1947 से लेकर 1990 तक हमारी इकोनॉमी कैसी चली, कैसे प्रोग्रेस करी, और 1991 से लेकर के 2020 तक हमने अपनी इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस लाए और कैसे चलाए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद। और इसमें सारी चीजें डिस्कस करने के साथ साथ एक हम लोग दो अलग से और चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर, क्या अभी भी हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, यानी करंट चैलेंजेस को देखेंगे, और एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे अपनी इकोनॉमी का चाइना और पाकिस्तान के इकोनॉमी के साथ। तो देख सकते हैं आप, ये एक शॉर्ट में ब्रीफ में मैंने आपको अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी की बता दी कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे। और नाम में इंडियन है ना, तो सबसे पहले तो भाई क्या बताएं, मजा आ जाता है। जहां शब्द ये दिख जाता है ना, उसके बाद तो समझ लो मजा दुगुना हो जाता है। तो मुझे तो लगता है हर सब्जेक्ट्स के आगे हम लोग को लगा देना चाहिए था इंडियन, मजा अपने आप दुगुना हो जाता है। इंडियन अकाउंटेंसी, इंडियन मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन हिंदी, इंडियन इंग्लिश, इंडियन शब्द आने के बाद मतलब मुझे तो पढ़ाने में मजा आ जाता है। और मुझे लगता है कि ये मैं कूट कूट करके आपके अंदर भी भर दूंगा कि आपको भी पढ़ने में मजा आने लगेगा। ठीक है, तो देशभक्ति की भावना के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे इंडियन इकोनॉमी। और देशभक्ति तब और बढ़ जाएगी जब हम लोग ब्रिटिशर्स रूल के अंदर उनके अन्यायों को देखेंगे, अपने स्ट्रगल को देखेंगे और देखेंगे उन्होंने क्या किया। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं बच्चे, मैं कहीं ना कहीं इस पूरे इकोनॉमिक्स को हिस्ट्री भी बनाने वाला हूं। जब मैं हिस्ट्री बोलता हूं यानी इतिहास, अपने इकोनॉमी की हम इतिहास भी देखेंगे। यस, इतिहास क्यों आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने कहा टिल इंडिपेंडेंस 1947, यानी एक तरीके से समझ लीजिए तो अपने इकोनॉमी का इतिहास भी हम पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर अपने प्रेजेंट को भी पढ़ेंगे। तो ये दोनों चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक तरीके से हिस्ट्री भी हम लोग लेकर के चल रहे हैं बच्चे। तो आज हम लोग अपनी इस पहली क्लास के अंदर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं अपने इकोनॉमी को टिल इंडिपेंडेंस तक का, यानी आजादी मिलने तक का, या मैं कह दूं आजादी मिलने से पहले तक की इकोनॉमी को मैं बच्चे आपके साथ आज से स्टार्ट कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं क्या है हमारा इकोनॉमी और कैसे चला हमारा इकोनॉमी। तो टिल इंडिपेंडेंस वाले टॉपिक पर आप आ जाएंगे, चैप्टर नंबर 1 पर आप सारे बच्चे आ जाएंगे और वहां से हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो जैसे ही मैं नीचे में थोड़ी और नोटिंग करूंगा, जैसे ही मैं बच्चे आपको लेकर के आता हूं अपने इंडियन इकोनॉमी को, और मैं कहता हूं इंडियन इकोनॉमी टिल
टिल इंडिपेंडेंस, तो हम लोग इसी को बोल रहे हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। जब मैं बोलता हूं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप इस लाइन का मतलब यह भी रखें, क्योंकि हमारी किताब के अंदर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस दे रहा है, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और हम लोग चर्चा करने बैठे अपने इंडिपेंडेंस के समय कि यार हमारी इकोनॉमी चली कैसे, एक चलो गहन अध्ययन करते हैं इसके ऊपर। और कभी भी इकोनॉमी को अगर जानना है बच्चे, तो आपको कुछ मेजर सेक्टर को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी थी ब्रिटिशर्स के अंदर, तो कैसे जानोगे? सिक्का उछाल करके देखोगे क्या, या वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखोगे कि चलो देखते हैं, पिक्चर चलाते हैं, देखते हैं आजादी के पहले कैसी थी? नहीं, आप कुछ सेक्टर को चुनते हो और देखते हो कि उन सेक्टर के हालात कैसे हैं। जब आप उन सेक्टर्स के हालात को देखते हो तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाती है कि आपकी इकोनॉमी कैसी है। तो हम लोग भी जब अपने टिल इंडिपेंडेंस या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर अपनी इकोनॉमी को देख रहे थे, तो हमने किन किन एरियाज को चुना? हम लोगों ने चुना कि हम लोग देखेंगे कि हमारा आजादी मिलने पर हमारे एग्रीकल्चर की स्टेटस क्या थी। तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कंडीशंस ऑफ और एग्रीकल्चर। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग किस चीज को देखने वाले हैं बच्चे? यहां पर हम लोग कुछ सेक्टर चुन रहे हैं, तो हम लोग कंडीशन उनके देखेंगे, कंडीशंस ऑफ, क्या क्या हम लोग कंडीशंस देख करके चलेंगे। तो नंबर 1 हम लोग देख के चलेंगे अपने एग्रीकल्चर के कंडीशंस को देख के चलेंगे कि आजादी मिलने पर हमारे एग्रीकल्चर की क्या स्थितियां थीं। और उसके बाद हम लोग जब आगे आएंगे बच्चे, किसी भी इकोनॉमी को जानने के लिए जो देखना पड़ता है वो देखना पड़ता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी हमारे इकोनॉमी की इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसी थी आजादी मिलने पर। यानी जो अंग्रेज आए थे उन्होंने कैसे इंडस्ट्रीज को बढ़ाया या फिर डुबाया, वो सारी स्थितियां हम लोग देखेंगे। और बढ़ाया तो किन्हें बढ़ाया और डुबाया तो किन्हें डुबाया, ये सारी बातें हम लोग देख करके चलेंगे। तो हम लोग इंडस्ट्रीज की भी बात करेंगे, इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, देखेंगे कि अंग्रेजों के समय में हमारी इंडस्ट्रीज कैसी थी। उसके बाद आपको पता है बच्चे, किसी भी देश के अंदर फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी इकोनॉमी को जज करने के लिए, कि आप बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कैसे अपने बिजनेस ट्रेड रिलेशंस वगैरह बना करके चलते हो, बिजनेस करते हो, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कैसे हैं। तो हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे फॉरेन ट्रेड कैसे थे, हमारे फॉरेन ट्रेड कैसे थे टिल इंडिपेंडेंस, यानी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम सोच रहे हैं कि कैसे थे, मतलब हम पीछे के पीरियड्स में ही जाकर के देखेंगे। और आपको पता होगा किसी भी इकोनॉमी में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी सड़कें, बिजली, शिक्षा व्यवस्था, हॉस्पिटल्स, ये इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें कैसे थी, अंग्रेजों ने क्या कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश के अंदर तैयार किया था, वो सारी बात देख करके हम लोग चलेंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। क्योंकि कोई भी देश तभी बेहतर माना जा सकता है, डेवलप्ड माना जा सकता है, जब उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक बुनियाद समझ लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस है किसी भी इकोनॉमी का। तो हमारा अंग्रेजों ने कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा था, वो सारी चीज हम लोग पढ़ करके चलेंगे। तो हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए ये क्विक बैकग्राउंड बनाने की मैंने कोशिश की है, मैंने क्विकली आपको ये दिखाने की कोशिश की है ताकि हम लोग बहुत आसानी से इसे कोरिलेट कर सके कि आखिर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। शॉर्ट में आप देख सकते हैं ये सारी बातें मैंने लिख दिया कि इंडियन इकोनॉमी को हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो 3 फेजेस में पढ़ने वाले हैं। 3 फेजेस के बाद हम लोगों ने अपने स्टार्ट कर लिया आज अपने इंडियन इकोनॉमी टिल इंडिपेंडेंस को, जिसके अंदर हम लोग जो एरिया, जो नब्ज पकड़ेंगे वो एग्रीकल्चर का पकड़ेंगे, इंडस्ट्रीज का पकड़ेंगे, फॉरेन ट्रेड का पकड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का पकड़ेंगे। और सब कुछ देखते हुए, इन सारे चीजों की हालात को देखते हुए फाइनल कमेंट्स में आपको आखिरी क्लास के अंदर लूंगा कि बताओ बच्चे हमारी इकोनॉमी कैसी थी अंग्रेजों के समय। तो सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट करेंगे बच्चे, भगवान का नाम ले लें, और फिर एग्रीकल्चर के हालात के डिस्कशन आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो फोकस कर रहे हैं वो फोकस कर रहे हैं कि हमारे देश में एग्रीकल्चर की स्थिति कैसी थी टिल इंडिपेंडेंस, यानी ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। हम लोग ये डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस के पहले शाम में हम लोग बैठे हैं और डिस्कस कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर कैसी थी। आइए मैं आपको लेकर के चलता हूं। सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करेंगे और आप सारे बच्चे आ जाएंगे। मैं पेज बता दूं आपको,
आप अगर कोई सी भी किताब फॉलो करते हैं कोई दिक्कत नहीं बच्चे। यहां पर आपकी किताब का आप पेज नंबर 7 पर आएंगे, जिसके अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्रीकल्चर सेक्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यस, और सबसे पहले पॉइंट, आप कोई भी पब्लिकेशन से आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। मैं अगेन पहले भी बता चुका हूं आपको, अभी भी बता रहा हूं, इंडियन इकोनॉमिक्स भाई है बिजनेस स्टडीज का। जैसे बिजनेस स्टडीज में मैं बोलता हूं हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशंस नहीं, वैसे ही आपको हेडिंग्स याद करने हैं, कुछ डाटाज याद करने हैं। जो मैं डाटाज बोलूंगा, सारे डाटाज नहीं, लेकिन जो मैं डाटाज बोलूंगा, जो फिगर्स बोलूंगा, जो फैक्ट्स बोलूंगा, वो याद करके आपको चलना है। हेडिंग्स मस्ट है, हेडिंग्स याद कर लेना, हेडिंग्स बना करके लिखना, प्रेजेंटेशन देना, थोड़े से डाटाज और फैक्ट्स लिखना, यू विल गेट द मार्क्स। तो चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर को पकड़ा, और एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देख सकते बच्चे शुरुआत ही हो गई किस चीज से? आपका क्रोध, आपका गुस्सा बढ़ने लगेगा कि अंग्रेजों ने क्या करके रखा था हमारे एग्रीकल्चर के साथ। और पहली लाइन में लिखा तो ग्रीन कलर से है, लेकिन ये सब लाल होना चाहिए क्योंकि उन्होंने बुरा किया था। रेड बताता है ना डेंजरस। ये देखिए, कह रहे लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्शन था, लो शब्द से ही आपको नफरत होती होगी, तो लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अब आपके सामने दो टॉपिक आ गया, इसके अंदर दो शब्द आपको देखने के लिए मिल रहा होगा बच्चे। एक यहां पर कह रहा है प्रोडक्शन और एक कह रहा है प्रोडक्टिविटी। सर इसके मतलब क्या होते हैं? देखो, जब मैं प्रोडक्शन की बात करूं ना, तो प्रोडक्शन का मतलब होता है कि पूरा का पूरा टोटल आउटपुट कितना है। टोटल आउटपुट कितना है, जिस देश के अंदर टोटल मान लीजिए कि 10,000 एकड़ लैंड है तो बहुत ज्यादा, ऐसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, 10,000 एकड़ लैंड है, तो टोटल 10,000 एकड़ लैंड पर आपने कितना पैदा किया, ये आपके प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं एक एकड़ के संदर्भ में अभी नहीं आऊंगा, टोटल पे बता रहा हूं कि 10,000 एकड़ लैंड अगर देश के अंदर है, यानी देश के सारे जो एग्रीकल्चर लैंड हैं उनके ऊपर टोटल पैदावार कितना है, टोटल उत्पाद कितना है, हम कितना टोटल प्रोडक्शन करते हैं, टोटल आउटपुट कितना है। तो कुछ कुल हम लोग मिला करके कह दिया सर 1 लाख क्विंटल हम पैदा कर रहे हैं। चलिए एग्जांपल बदल दिया, 1 लाख क्विंटल 10,000 एकड़ ऑफ लैंड पे कर रहे हैं। तो बच्चे 10,000 एकड़ ऑफ लैंड पर हम जो 1 लाख क्विंटल बोल रहे हैं, ये हमारी टोटल प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो कह रहा है कि भाई टोटल प्रोडक्शन कम था हमारे देश के अंदर, यानी टोटल जो हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड था बच्चे, वो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड में टोटल प्रोडक्शन ठीक नहीं था, बहुत कम था। ठीक है, अब मैं बात कर लूं आपकी प्रोडक्टिविटी की। सर तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है? अब प्रोडक्टिविटी के लिए बच्चे आपको नापने का एक तरीका दिया हुआ है कि आप अपने आउटपुट को पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पर कंपेयर करें। यानी एक तो हो गया टोटल, हमने टोटल लैंड बता दिया कि चलो जी हमारे पास 10,000 एकड़ था, या आप 10,000 हेक्टेयर मान लीजिए उसे, 10,000 हेक्टेयर था और आप इतना 1 लाख क्विंटल पैदा कर रहे थे। लेकिन प्रोडक्टिविटी नापने का तरीका होता है बच्चे, वो हम नापते हैं अपने पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पर। तो आपको पता है कि टोटल प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल आपका अवेलेबल एग्रीकल्चर जो लैंड चल रहा है, जितने हेक्टेयर हैं आप डिवाइड कर दीजिए, आपको निकल जाएगा कि पर हेक्टेयर पर आप कितना प्रोडक्शन कर रहे थे, यानी खेत की क्षमता कितनी थी, हर हेक्टेयर की कितना क्षमता थी हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन देने का, उसे हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। भाई हर हेक्टेयर यानी पर हेक्टेयर अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, यानी प्रोडक्टिविटी देश की इंक्रीज कर रही है, और इन टोटल में आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। आपको पता है कि अगर पर हेक्टेयर ले लो, टोटल में जब निकालोगे तो उसी को प्रोडक्शन कह रहे हैं, और जब पर हेक्टेयर ऑफ लैंड में बात कर रहे हैं तो उसी को हम प्रोडक्टिविटी कह रहे हैं। तो बच्चे ये हमारे देश के अंदर बहुत कम था। एक ही टर्म्स के दो तरीके से समझने की पहलू है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। तो कह रहा है पर हेक्टेयर हमारा जो पैदावार था वो बहुत कम था, और जब पर हेक्टेयर हमारा प्रोडक्शन कम रहेगा तो इन टोटल भी हमारा प्रोडक्शन निश्चित तौर पे कम रहेगा। इसलिए पहला जो दुर्दशा हमारे देश के एग्रीकल्चर की थी वो पहली लाइन से आपको मिल गई कि लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। आपको एग्जामिनेशन में क्या लिखना है? आपको बच्चे बस यही लिखना है, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इसके बाद आपको अपने अंदर के एक्सप्लेनेशंस को बस जगाना है। आपको क्या लिखना कि ऑन द ईव ऑफ या ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स रूल या एट टिल द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आवर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो, वेरी लो, वेरी लो। बस हो गया एक्सप्लेनेशन।
थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम लोग देखेंगे, क्या मर्ज करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, क्या लर्निंग इतनी इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स एंड फिगर्स की, तो वो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आपको मतलब यह समझना है हमारे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, एक ही चीज को समझाने के दो तरीके हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। तो प्रोडक्शन वही बता रहा है रेफर्स टू टोटल आउटपुट, व्हाइल द प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द टोटल आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। कह रहा बोथ प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी वेयर फाउंड टू बी वेरी एक्सट्रीमली लो, यानी वेरी लो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आपके लिखने के लिए बच्चे बस इतना ही समझ जाइए, बस इतना ही काफी आपके एग्जामिनेशंस के लिए। आप बस इतना लिख देना, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, भाई हमारे एग्रीकल्चर की स्थिति थी। ठीक है, कुछ डाटास दे रहा है यहां पर आप देख सकते हैं, कुछ डाटास दे रहा है। मैं आपको बता दूं यहां पर आपके डाटास में जो है, अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर डाटास एंड फैक्ट्स आपको याद नहीं करने हैं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, कि हम सारे डाटास और फैक्ट्स याद रखें। तो जितने याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होते हैं तो आप टेंशन नहीं लेंगे। बाकी सारे लोग आपको डराते होंगे कि एक एक डाटास याद करो, ये करो। मैं आपको बता दूं, डाटा बेस्ड जो क्वेश्चन होगा ना, 90% वो डाटा आपको खुद देंगे, और जिन डाटास, जिन ईयर्स, जिन फैक्ट्स को आपको याद करना, वो मैं आपको खुद बताता चलूंगा। फिर भी आपके नीचे यहां पर कुछ टेबल 1 में ये प्रोडक्टिविटी और डाटा बता रहा है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, लर्न नहीं करना है। मैंने आपको लिख दिया पहला यहां पर, डोंट लर्न, बस अंडरस्टैंड, पढ़ना बस सीख लो, अंडरस्टैंड कर लो बस इसको। क्या बोल रहा है कि देखो, उस समय व्हीट और राइस का बोल रहा है 1947 में जब हम लोगों ने देखा था, यहां पर प्रोडक्टिविटी यानी केजी पर हेक्टेयर, हम अपने केजी में नाप रहे हैं पर हेक्टेयर में। तो आप देख सकते हैं व्हीट जो हमारा था यहां पर 1947 में आप देख सकते हैं बच्चे, पर हेक्टेयर लैंड पे आप 660 किलो व्हीट पैदा करते थे, और राइस आप 665 किलो पैदा करते थे यहां पर। और टोटल यहां पर आप देख सकते हैं 18-19 में अगर आप उसी चीज को कंपेयर करें तो आप पर हेक्टेयर पर कितना किलो चावल और आटा पैदा कर रहे थे, मतलब चावल और गेहूं, नॉट आटा। आपको लगेगा सर एग्रीकल्चर के बारे में जानते ही नहीं है, व्हीट, गेहूं। तो 3408 किलो, 3408 किलो क्या करके रखा था अंग्रेजों ने, क्या करके रखा था हमारे एग्रीकल्चर के साथ। यानी समझ रहे हो आप, 5 गुना लगभग कम, 5 गुना लगभग 4 से 5 गुना कम पैदावार था पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पर। तो ये स्टडी करने का मैं तरीका मैं बता रहा हूं, आपको लर्निंग नहीं रखनी है, ये लर्न नहीं करना है। जिन डाटा पे मैं बोलूंगा बस उन्हें ही आपको लर्न करके चलना है यहां पर। और चावल, आप चावल देख रहे हैं यहां पर 665 किलो पर हेक्टेयर आप पैदा करते थे, और बाद में आपने देखिए 4 गुना अधिक लगभग 2665 किलो आप 18-19 के डाटा पे देख रहे हैं हमारे देश के अंदर पैदा हो रहा है। इनके कारण भी समझेंगे ऐसा क्यों होता था, कई सारे कारण है, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और टोटल में भी प्रोडक्शन आपको देकर के चल रहा है इन लाख टन्स में आपको टोटल, यानी जितना लैंड हमारे देश के अंदर अवेलेबल था 1947 में, उसमें 64 लाख टन व्हीट पैदा होता था और राइस पैदा होता था 220 लाख टन। और यहां आकर के आप देख सकते हैं, बाप रे बाप, मोर देन 10 टाइम्स 2018-19 के डाटा में हम लोग 991 लाख टन्स का प्रोडक्शन हो गया टोटल में व्हीट का। और इसका देखिए, इसका तो और अधिक है, राइस का हमारा है 1156 लाख टन्स का। तो बच्चे ये डाटा जो है आपको बस अंडरस्टैंडिंग के लिए और कैसे पढ़ा जाता है उसको देखने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए आप समझ लें, लर्न नहीं करना है। बस याद रखना आपको, सिर्फ और सिर्फ पहला फीचर्स याद रखना है, लो प्रोडक्शन लो प्रोडक्टिविटी, बस। तो ये आप देख सकते हैं बच्चे, बस आपको समझने के लिए थोड़ा सा पढ़ा दिया। आपके लिए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। पहला दुर्दशा वाली पहली लाइन हम लोगों ने पढ़ ली, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी हमारे देश की थी। चलेंगे एग्रीकल्चर को और भी आगे हम लोग लेकर के बढ़ रहे हैं। और दूसरा जो लिए और अपने दिल को हम लोग थामे हैं, गुस्से बढ़ने चाहिए, क्या करके रखा था। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब यह होता है बच्चे पता नहीं है क्या हो जाएगा। तो किस संदर्भ में बोल रहा होगा वो? इस संदर्भ में बोल रहा है बच्चे कि हमें पता नहीं था, क्योंकि हमारा पहले और आज भी आप देखेंगे देश के कई हिस्सों में ज्यादा हम लोग रेनफॉल के भरोसे हुआ करते थे। फिर भी आज के देश के अंदर बहुत सारे इरिगेशनल एक्टिविटीज पर काम किया जा चुका है।
हम लोग पढ़ेंगे आजादी के बाद जो हम लोगों ने मेहनत करा इसके ऊपर। लेकिन आजादी से पहले तो मान करके चलो कंप्लीटली हम लोग टोटल एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होता था। किसके ऊपर? बारिश, इंद्रदेव के ऊपर। आपने वो लगान मूवी देखी होगी, उसमें एक सॉन्ग आता था ना, बादल गिरने के लिए सारे लोग। तो क्या होता था, वो बेचारे इंतजार करते थे, बारिश आएगा बारिश आएगा बारिश आएगा। और किसी किसी वर्ष, और किसी किसी क्या वर्ष, कई वर्षों तक कभी बारिश नहीं होती थी। तो बारिश नहीं तो कैसे हम लोग फसल पैदा करेंगे? इरिगेशनल फैसिलिटीज पर अंग्रेज काम ही नहीं करते थे। तो बच्चे आप देख सकते हैं हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी रेनफॉल को लेकर के। रेनफॉल होगा, खेती होगी, और खेती तभी होगी जब लगातार रेनफॉल होगा। ऐसा भी नहीं कि एक बार हो गया तो हो ही जाएगा, हो सकता है 1-2 दिन हुआ फिर ना हुआ। इसलिए यहां पर हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी की बात कर रहा है। तो आपको कितना लिखना है? देखिए कह रहा है एग्रीकल्चर शोड हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ फार्म्स आउटपुट। लेकिन आउटपुट क्यों आउटपुट के टर्म में क्यों? क्योंकि भैया इट वाज एक्सेसिवली डिपेंडेंट अपॉन द रेनफॉल। रेनफॉल पे डिपेंडेंट था। कह रहा है गुड रेनफॉल इंप्लाइड गुड आउटपुट, वाइल पुअर रेनफॉल इंप्लाइड पुअर आउटपुट। और आपको पता है अंग्रेजों ने कुछ भी इरिगेशंस को बढ़ाने के लिए मेहनत नहीं करी थी। तो आपके गुस्से में और बढ़ोतरी लाने के लिए हम लोग यहां पर नो एफर्ट वाज मेड अंडर द ब्रिटिश रूल टू डेवलप द परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन। अंग्रेजों ने देखो क्या किया, इरिगेशंस को बढ़िया करने के लिए उन्होंने कुछ डेवलपमेंट भी नहीं किया। तो सेकंड पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर है, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी। किस पॉइंट को लेकर के थी? तो आपको इस पर ध्यान देना है कि रेनफॉल के ऊपर हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते थे। ठीक है सर, चलेंगे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। और अगली जो लाइन है वो है डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब आ जाइए डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग मैं बता दूं आपको, इस वर्ड का ना बहुत रेलेवेंस है, इस पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आ सकता है। इसलिए आप सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब समझ करके चलेंगे बच्चे। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब समझ ले। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि आप जो पैदा कर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, वो अपने जीवन जीने के लिए कर रहे हैं। हम खा ले, हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, बस। आपका कहीं से भी उद्देश्य नहीं है कि आप इतना पैदावार कर ले कि आप उसे बेच सके, बाजार में बेच सके, मार्केटिंग कर सके, खूब पैसे कमा सके, आपका लाइवलीहुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो सके ना। क्या उद्देश्य था? किसी तरीके से जी लें, खा लें, बस। और ऐसी भावना क्यों थी वो भी हम पढ़ेंगे। क्यों हमारे जो फार्मर्स हुआ करते थे उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ इतनी भावना थी कि चलो यार इतना पैदा हो जाए कि सिर्फ बस हम खा लें। क्यों इनके अंदर ये भावना थी वो भी पढ़ेंगे। लेकिन ये बहुत बुरी चीज है अगर एग्रीकल्चर को हम सिर्फ अपने खाने के लिए कर ले। आज देश के अंदर सारे किसान बच्चे अगर सिर्फ इस उद्देश्य से खेती कर ले कि सिर्फ हमारा परिवार चल जाए, हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए। सोच रहे हो देश के अंदर जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, पैसा देकर के भी नहीं खरीद पाएंगे, दे करके भी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि वो बेचेंगे नहीं। बेचने का उद्देश्य नहीं, उतना ही खेती कर रहे हैं जितना, इसीलिए तो प्रोडक्टिविटी कम थी। ये सारे कारण हैं। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति फार्मिंग इस उद्देश्य से कर रहा है कि मैं सिर्फ जी लूं, खा लूं, बस अपना परिवार का पेट पल जाए, बस। तो वो एक आदत बनी हुई थी हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में टिल इंडिपेंडेंस। उसका मार्केटिंग नहीं था। अंग्रेज ना तो मार्केटिंग की कोई व्यवस्था दिया करते थे, वो तो कभी भी नहीं चाहते थे हमारा एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो जाए। हो भी तो किस वही चाहते थे जिससे उनको फायदा हो, इसलिए। और बड़े घटिया घटिया सिस्टम बना करके रखे थे हम लोग, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग क्या सिस्टम बनाए थे जिसकी वजह से सबसिस्टेंस फार्मिंग का आदत लग गया था हमारे फार्मर को। तो फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि हमारी फार्मिंग उस समय क्या थी, बड़ी बुरी आदत थी कि हम लोग सिर्फ अपनी जीविका के लिए खेती करते थे। तो देखिए यहां पर कह रहा है फार्मिंग वॉज टेकन मोस्टली एज मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, सिर्फ और सिर्फ जीवन जीने के लिए। आधे क्लियर कर रहा है, आप भी लर्न करोगे इसको। सबसिस्टेंस फार्मिंग इज वन ऑफ द फार्मिंग इन विच द क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली पर बच्चे एकदम आप जोड़ देकर के चलेंगे। ये लाइन बहुत है इंपॉर्टेंट कि सिर्फ आप क्यों पैदा करते हो कि आपके फैमिली की बेसिक नीड्स पूरी हो जाए। मार्केटिंग का कोई उद्देश्य नहीं। आप आगे देख सकते हैं उसके एक्सप्लेनेशंस में है जो कि कह रहा है यहां पर देयर इज लिटिल सरप्लस लेफ्ट फॉर द सेल इन द मार्केट। मार्केट के अंदर आपका कोई बेचने और इसके लिए आपका कोई कमर्शियल आउटलुक नहीं होता था। आगे कह रहा है कि कोई कमर्शियल आउटलुक नहीं था। तो ये हमारा बैकवर्डनेस ऑफ कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट करता है।
तो वो सारी चीजें थी यहां पर। सबसिस्टेंस फार्मिंग थी जो कि बहुत बुरी आदत थी सिर्फ जीवन जीने के लिए। ओके, तो आप बगल में मैं लिख भी दे रहा हूं, सिर्फ जीवन जीने के लिए, जीविका के लिए, जीविका के लिए। बस चलेंगे, थर्ड पॉइंट से निकल रहे बच्चे, पेज नंबर 8 पर चलेंगे सारे बच्चे। और यहां पर एक बहुत बड़े, यस, वो रीजन जो मैं डिस्कशन कर रहा था ना, वो यहां पर है। क्यों सिर्फ जीवन जीना चाहते थे? क्यों सिर्फ जीवन जीना चाहते थे? क्योंकि एक बहुत ही घटिया सिस्टम हमारे देश के अंदर बना हुआ था, घटिया सिस्टम, और हम आगे उसकी चर्चा भी करेंगे। और वो था जमींदारी सिस्टम। बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे क्या है जमींदारी सिस्टम। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा जमींदार, और बड़े डेंजरस विलन के रोल में दिखाते थे। हम लोग जब भी पिक्चर देखते होंगे, आप कभी देखे हो जमींदार है और तुम्हारे मन में, मैंने जैसे बोला जमींदार है वो, तो आपके दिमाग में आता होगा विलन है, कहीं ना कहीं दबाता होगा, कहीं ना कहीं परेशान करता होगा। तो वो जमींदारी सिस्टम हमारे देश के अंदर एक सिस्टम बनाया था अंग्रेजों ने, जो कि सबसे बड़ा कारण था कि हमारे एग्रीकल्चर को बर्बाद करने के पीछे उसका हाथ था। तो बच्चे इस पॉइंट पे, जो पॉइंट नंबर 4 है ना, गल्फ बिटवीन द ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड द टीलर्स ऑफ द सॉइल, ये आपको बेहतर समझ आएगा जब हम वो पूरे के पूरे में जमींदारी सिस्टम को पढ़ेंगे। तो यहां पर पॉइंट नंबर 6 पर आप आए। सबसे पहले मैं आपके साथ पॉइंट नंबर 6 डिस्कस करूंगा। यहां पर पॉइंट नंबर 6, जिसके अंदर आपको दे रहा है कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश रूल, और यहीं से कहीं ना कहीं फिर मैं वो टीलर ऑफ द सॉइल एंड ओनर ऑफ द सॉइल के रिलेशंस को समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम, आइए मैं समझाता हूं कि कैसे बनाया था, और इसी को मैं जमींदारी सिस्टम भी बोलूंगा। अंग्रेजों ने एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाया था, जमींदारी, जिसको हम लोग सिस्टम बोल रहे हैं, सिस्टम। और किस लिए बना था? क्यों इसे लैंड रेवेन्यू बोल रहे हैं? तो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू था उनका। आपको पता है कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि रेवेन्यू का मतलब होता है उनकी इनकम। तो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, और उनका रेवेन्यू जो होता था ना बच्चे, वही तो हम लोग कहते थे लगान। लगान, आपने लगान मूवी देखी होगी, यस। तो लगान का कलेक्शन ही उनका रेवेन्यू होता था अंग्रेजों का, जिसके लिए उन्होंने एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यानी लैंड से मिलने वाले रेवेन्यू के लिए एक सिस्टम बनाया था, जो कि था जमींदारी सिस्टम। अब क्या था जमींदारी सिस्टम? तो हम लोग यहां पर पूरी की पूरी सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। जमींदारी सिस्टम, ये देखिए बच्चे, ये आपका है जमींदार, ये जमींदार है, और जमींदार को हम लोग कहीं ना कहीं डेंजरस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जमींदार को हम लोग सिंह भी लगा देते हैं। ये लो सिंह, ये हमारा जमींदार हुआ करता था। देख करके आप लग सकता है हाँ सर डेंजरस तो लग रहा है, यहां पर इसके थोड़े से और मैं दांत भी निकाल देता हूं, राक्षस के रोल में दिखा रहा हूं इसको, जमींदार। तो यहां पर आप देख सकते हैं अंग्रेजों ने एक जमींदार बनाया था, और एक होते थे बच्चे यहां पर किसान। मैं यहां पर बगल में रख रहा हूं किसान, एकदम दबा कुचला, एकदम दबा कुचला। आप देख सकते हैं बेचारा दुखिया एकदम, देख करके थोड़ा छोटा भी लग रहा है इसके सामने में। एक होता था किसान। तो ये है हमारा जमींदार, जमींदार, और ये था बच्चे हमारा फार्मर, फार्मर। तो ये क्या बनाकर रखा था अंग्रेजों ने क्या बनाकर रखा था? अंग्रेजों ने जमींदार को लैंड का ओनर घोषित कर दिया। कहा जाओ जमींदार, तुम्हें हमने लैंड का मालिक बना दिया। उन्होंने बस ऐसे लैंड एक्वायर किया और मालिक बना दिया। किसको? जमींदारों को, जमींदारों को। जबकि खेती कौन करते थे उसके ऊपर? ये थे बच्चे हमारे फार्मर, जिनको हम लोग कहते हैं एक्चुअल टीलर। एक्चुअल टीलर खेती करते थे फार्मर, और मालिक बना करके रखा गया था यहां पर जमींदार को। किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था। और यहां पर मैं थोड़ा सा ऊपर में आपको यहां पर ब्रिटिशर्स, मैं यहां पर ऊपर में ब्रिटिशर्स बना देता हूं। ये हमारे ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, थोड़े पढ़े लिखे थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स पढ़े लिखे थे, इनको चश्मा लगा देते हैं ना, पढ़े लिखे लोग चश्मा लगाते हैं,
जितने भी लोग थे। और ये ब्रिटिशर्स हैट वैट लगा करके एकदम रहते थे। हालांकि मेरी ड्राइंग तो उतनी अच्छी नहीं है, मगर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हैट इनको पहना दे। तो ये ब्रिटिशर्स थे बच्चे। यस, ड्राइंग्स थोड़ी अच्छी होने लगी है मेरी तो ये ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स ने किसको घोषित कर दिया था ओनर? आप देख सकते हैं ड्राइंग्स के अंदर हम लोगों ने रखा है कि भाई उन्होंने घोषित कर रखा था कि तुम होगे ओनर और तुम क्या करोगे, इन किसानों से वसूलोगे। आप जितना वसूल सकते हो, फ्री हो, आप जितना इनका शोषण कर सकते हो। जमींदार को यह हक था, याद रखना, कि आप जितना किसानों से ले सकते हो ले लो, और किसानों तक सिर्फ थोड़ा खाने के लिए, जीने के लिए छोड़ा जाता था। टोटल का टोटल कौन ले लेते थे उनसे खेती करा करके? जमींदार ले लिया करते थे। और अंग्रेजों ने इनके सामने एक फिक्स्ड इनके लिए कहा कि हम आपको एक फिक्स्ड रेवेन्यू हमें देते रहना, हमें फ्री एक फिक्स्ड अमाउंट हमें देते रहना। इन्होंने फिक्स कर लिया कि भाई जमींदार तुम हमें एक फिक्स्ड अमाउंट देते रहो। टैक्सेस समझ लीजिए, लगान समझ लीजिए, रेवेन्यू समझ लीजिए। ये जमींदार एक फिक्स्ड अमाउंट ब्रिटिशर्स को दिया करते थे और फिक्स था वो। लेकिन जमींदारों को यह छूट मिली थी कि रिकवर कर लो कुछ भी। ये इनसे अनलिमिटेड कलेक्ट करते थे, अनलिमिटेड कलेक्शंस कर सकते थे इनसे। अब सोचो बच्चे, जहां आपको ऊपर एक फिक्स्ड अमाउंट देना हो और आप सामने वाले से जितना मर्जी उतना ले सकते हो, तो सोचो ये जमींदार इन वर्कर्स की, इन फार्मर्स की कितना शोषण किया करते होंगे, कितना एक्सप्लॉयटेशंस किया करते होंगे। यही जमींदारी सिस्टम ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर रखा था। क्योंकि जो जमींदार थे, आप समझना, अब खुद सोचो, एक जमींदार, आप खुद अपने आप को जमींदार समझ लो। आपको खेती करनी नहीं है, खेती कर रहा है फार्मर, और आप जो भी कलेक्शंस कर रहे हो, आप एग्रीकल्चर की बेहतरी के ऊपर खर्च नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपको क्या लगता है, अरे यार फार्मर तो काम कर रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं ना, हम जो पैसा कमा रहे हैं एक फिक्स्ड अमाउंट ब्रिटिशर्स को दे देते हैं और फिर पूरा पैसा अपने ऐशो आराम पे खर्च कर देते हैं, खुश रहते थे वो। और अब किसान बनकर के सोचो, जब तुम किसान बनकर के सोचोगे तो तुम्हें लगेगा यार हम कितने भी पैदावार कर ले, हम अपना जान दे दें इस खेत में अधिक उपजाऊ करने के लिए, हम मालिक तो नहीं है, हमारे हाथ में तो वही थोड़ा बहुत आएगा सबसिस्टेंस के लिए, जीने के लिए। हमारा पेमेंट क्या है? थोड़ा। एक्चुअल टीलर जो होते थे, जो खेती में जुताई कर रहे हैं, इनको हम लोग एक्चुअल टीलर और फार्मर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे लिए तो कितना भी कुछ कर लो, वही थोड़ा मिलेगा जो जमींदार हमें जीने के लिए देंगे। तो आप खुद सोचो, क्या आपकी मेहनत करने की जो अंदर से मोटिवेशनल लेवल होता है हाई होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं हाई होगा। आप कभी भी नहीं चाहोगे, क्योंकि आपका जो मेहनत होता है ना, रेवेन्यू के ऊपर, रिटर्न्स के ऊपर, रिवार्ड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। आपको लगता है मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो ज्यादा पाऊंगा, तो आप ज्यादा मेहनत करते हो। लेकिन आपको लगता है जब मैं कितना भी मेहनत कर लूं, ये जमींदार, ये विलन हमें उतना ही देगा। और सरकार को भी, ब्रिटिशर्स को भी एक फिक्स्ड अमाउंट देगा, पूरा जो बचेगा जमींदार का है, ऐश करेगा जमींदार। तो वो तो इन्हें परेशान करेगा ही ना कि ज्यादा पैदा करो, खुद तो करना नहीं है, और ना तो कमाएगा पैसे का एग्रीकल्चर के ऊपर खर्च करना है। ये बहुत ही घटिया सिस्टम पूरे एग्रीकल्चर को बर्बाद करने के लिए बना था। इसलिए मैंने आपको बोला क्यों हमारे फार्मर सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे ही आदत बन गई, इसीलिए बन गई थी क्योंकि हम मेहनत कर भी लेंगे तो ज्यादा हमें नहीं मिलना, किसी और को मिलना है, वो अपने ऐसो आराम के लिए करेगा। इसलिए फार्मर मन से, तन से, ईमानदारी से, पूरे दिल से काम नहीं कर पाते थे, और कोई भी नहीं कर सकता। वो तो फिर भी बेचारे कर लेते थे, थोड़ा बहुत शोषण होता था उनका। जमींदार क्योंकि उस रेवेन्यू का इस्तेमाल एग्रीकल्चर की बेहतरी के लिए नहीं करता था, इसलिए वो भी खराब करता गया हमारे खेतों को। और अंग्रेज को कुछ लेना देना नहीं था, अंग्रेज को एक फिक्स्ड अमाउंट कलेक्शंस के लिए मिल रहा था, खुली छूट देकर के रखा था उसने जमींदारों को, इसलिए जमींदार शोषण भी करते रहते थे। ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगुलर सिस्टम था ना बच्चे, इसे हम लोग कहते थे जमींदारी सिस्टम। 3 वे में ब्रिटिशर्स जमींदार को ओनर बना दिए थे, ओनर खेती किसी और से कराते थे, जो कि खेती एक्चुअली करते थे फार्मर्स, वो बस अपने जीने भर के लिए थोड़ा पा जाए
इसलिए वो भी पूरे वो एफिशिएंसी से काम नहीं करते थे जो कर सकते हैं, इसलिए सबसिस्टेंस फार्मिंग की ओर हमारा खेती चला गया। और ये जमींदारी सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार था। यस, अब ये पूरी की पूरी चीजों को हम लोग आएंगे और अपने लैंड रेवेन्यू सिस्टम में पढ़ेंगे बच्चे, तब हम लोग को बाकी सारी चीजें समझने में भी बहुत आसानी लगेगी। ये आइए, तो कह रहा है यहां पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिशर्स राज। बस सारी चीजें हम लोगों ने समझ रखा है, बस यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ी सी बस अंडरस्टैंडिंग करनी है। फटाफट आकर के रीडिंग करेंगे। कह रहा है द ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस ए यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, लगान कलेक्शंस करने का लैंड रेवेन्यू। इट set up a triangular relationship among the government, the owner of the soil and the tiller of the soil. Tiller of the soil को हम लोग फार्मर कह रहे हैं, वहां पर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। ओके सर, दिस वाज पॉपुलरली नोन एज जमींदारी सिस्टम। तो क्या था हमारा जमींदारी सिस्टम? एक ट्रायंगुलर सिस्टम था, आप देख सकते हो ट्रायंगुलर सिस्टम, जिसमें ओनर ऑफ द सॉइल कोई और होता था, जो जमींदार था। हमारे एक्चुअल टीलर ऑफ द सॉइल कौन था? हमारा किसान था। और उस सिस्टम को हम लोगों ने कहा जमींदारी सिस्टम। यह जमींदारी सिस्टम बना करके रखा था। आप देख सकते हैं यहां पर नीचे, आइए उसके पूरे फीचर्स को समझने की कोशिश करिए। क्या थे उनके फीचर्स? कह रहा नंबर 1, द जमींदार्स वेर रिकॉग्नाइज्ड एज परमानेंट ओनर ऑफ द सॉइल। परमानेंट मालिक उनको घोषित कर दिया गया था। द जमींदार वेर टू फिक्स द सम, वेयर टू पे फिक्स सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू। देखिए यहां पर लगान के रूप में उन्हें, मतलब एक रेवेन्यू के रूप में उन्हें फिक्स सम पे करना था। ओके, एंड द जमींदार्स वेर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टीलर ऑफ द सॉइल दे कुड। और उनके पास यह अधिकार था, जितना शोषित कर सकते हो, जितना निकाल सकते हो टीलर ऑफ द सॉइल से, यानी फार्मर से निकाल लो। यह जमींदारी सिस्टम ने सब कुछ बर्बाद करके रख लिया। और देखिए इसी जमींदारी सिस्टम के असर क्या पड़े, कुछ इंप्लीकेशंस भी दे रहा है आपको। आप इतने लंबे लंबे चौड़े भाषण नहीं है, आप अपने भाषा में भी लिख सकते हो, मतलब समझ लिया तो जमींदारी सिस्टम का आप पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन अपने हिसाब से भी कर सकते हो। देखिए क्या हुआ, इसका असर क्या पड़ा इसका? अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द टीलर्स ऑफ द सॉइल बाय द जमींदार। खूब शोषण किया उन्होंने हमारे फार्मर्स का, जमींदारों ने। और जमींदार कोई बाहर के नहीं थे, देश के ही लोग थे। देश के ही लोग जमींदार बनते थे। तो जब देश के लोग ने ही देश के लोगों का शोषण किया था उस समय। Rates of the land revenue were frequently raised by the जमींदार, which led to the frequent eviction of the tillers of the soil। साफ देखिए, जब मर्जी चाहता तो बढ़ा देते थे, यार इस साल इतना दो हमें, इस साल इतना दो हमें, ये सारी चीज होती थी। Tillers were reduced to the status of the landless laborers। उन्हें किस स्थिति में ला दिया गया था कि लैंडलेस, भूमिहीन लेबरर्स, जिनके पास भूमि नहीं है, मेहनत वही कर रहे थे। लेकिन तो ये सारी चीजें थी बच्चे हमारे इकोनॉमी के अंदर, जमींदारी सिस्टम के अंदर। और एज लैंडलेस लेबरर द टीलर्स मेयरली गॉट द सबसिस्टेंस वेज इन काइंड। आप देख सकते हैं, और सिर्फ उनको खेती के बदले में खाने पीने जीने भर की ही चीजें मिलती थी। तो ये पूरी की पूरी आप चीज देख सकते हो बच्चे कि ये हमारा बैकवर्डनेस लेकर के आ गया, एग्रीकल्चर्स के अंदर भी और टीलर्स के अंदर भी। और यही रीजन बना, बैकवर्डनेस ऑफ द टीलर मीन दैट दे हैड नो मींस एंड लिटिल इंटरेस्ट इन इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर। उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता था कि हम एग्रीकल्चर को इंप्रूव करें, क्योंकि उन्हें तो उतना ही मिलना है, कितनी भी मेहनत कर ले। और जमींदार, जो मैंने बोला, कभी भी उस रेवेन्यू का इस्तेमाल नहीं करते थे कि वो उसको इंप्रूव करे एग्रीकल्चर को। द जमींदार ऑन द अदर हैंड लेड lavish lifestyle and spent all their revenue income on the luxuries of the life. Improvement of the agriculture was totally neglected. वो अपने ऐशो आराम में पैसे खर्च कर देते थे। तो भाई आपको, लेकिन इतनी भाषणबाजी नहीं है, मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया। आपको बस ये याद रखना है, ये तीन चीजें जो ट्रायंगुलर सिस्टम के अंदर थी, जो यहां से लेके यहां तक है बच्चे, ये आपको याद रखना है। और इनका थोड़ा सा असर आप चाहोगे तो यहां से लेके यहां तक पढ़ सकते हो। तो ये पूरा का पूरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जो आप देख सकते हो हम लोगों ने डिस्कस किया। और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस भी आप यहां पर चाहो तो स्क्रीनशॉट निकाल करके देख सकते हो। ये हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से भी आप समझ सकते हो। यस, तो पूरी की पूरी जमींदारी सिस्टम जब हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चे, तो आपको अब यह भी समझ आएगा, जो पॉइंट नंबर मैं डिस्कस कर रहा था यहां पर। अब डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंट फार्मिंग का भी आपको रीजन मिल गया। और नीचे आएंगे गल्फ बिटवीन द ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड द टीलर्स ऑफ द सॉइल। गल्फ का मतलब होता है बच्चे गैप, जो गैप है उनका, गैप, डिफरेंस एक था, टीलर्स ऑफ द सॉइल एंड द ओनर्स ऑफ द सॉइल। रीजन आपको पता चल गया है, ओनर कौन होते थे और टीलर कौन होते थे। बाकी सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर अंडरस्टैंडिंग करनी है, बस रीडिंग्स करनी, सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। देखिए क्या कह रहा है यहां पर
यहां पर कह रहा है agriculture during the British Raj was characterized by the gulf between the owners of the soil and tillers of the soil. On the other hand, while the owners shared the output, they seldom shared the cost of production. They were merely interested in maximizing their rental income. The tiller of the soil were merely given enough for just for subsistence. आप देख सकते हैं यहां पर क्या कह रहा है, क्योंकि ओनर अलग था, टीलर अलग था। आप जमींदारी सिस्टम को रीजन बनाते हुए लिख सकते हो, देयर वाज अ गैप, क्योंकि वो वहां से प्रोड्यूस तो लेते थे मगर उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बियर नहीं करते थे। कौन? आपके जमींदार। तो भैया कितना कोई मेहनत कर लेगा, कितनी कोई खेती कर लेगा, इसलिए एक गैप था, एक डिफरेंस था एक्चुअल टीलर और आपके जो ओनर ऑफ द सॉइल हुआ करते थे। अब आपको रीजन समझ आ रहा होगा, जो ओनर थे वो थे जमींदार, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बियर करते थे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हार्डली, देखिए यहां पर लिख रहा है, हार्डली शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं करते थे, लेकिन मैक्सिमाइजिंग देयर रेंटल इनकम, अपने रेंटल इनकम को, लगान को खूब वसूलते थे वो लोग। यस, और टीलर कौन हुआ करते थे? ये हमारे फार्मर्स हुआ करते थे बच्चे। तो ये आपको समझ आ गया होगा क्यों ये गैप था। ओके, आगे हम लोग चल रहे हैं और यहां पर है अगला जो समस्या, क्योंकि वो दोनों समस्याएं साथ में जुड़ी हुई थी तो मैंने एक साथ डिस्कस कर ली। अगली जो समस्या है बच्चे वो है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। यस, ये भी आपको समझना पड़ेगा, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। अब समझिए, आपको पता होगा बच्चे, अगर मैं आपको दे दूं, मान लीजिए 1 एकड़ का लैंड है आपके पास, 1 एकड़ की लैंड है बच्चे, और 1 एकड़ की लैंड को मैंने आपको दे दिया थोड़ा थोड़ा, 1 एकड़ को भी एक जगह नहीं दिया आपको, थोड़ा थोड़ा, मान लीजिए 5 डिसमिल खेत कहीं मैंने आपको अलग दे दिया, उसमें फिर 10 डेसिमिल खेत मैंने आपको कहीं और दे दिया। आप अलग अलग, मतलब मान लीजिए ना, आप डेसिमिल वगैरह अगर नहीं समझ रहे होगे टेक्निकल लैंग्वेज को, तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा थोड़ा, 1 एकड़ एक जगह नहीं, थोड़े जगह पर, थोड़ा जगह पर आपको दे दिया। अब सोचो, अब पहले थोड़े खेत में आकर के आप खेती करो, फिर अपनी पूरी मशीन, पूरी टेक्नोलॉजी या पूरे लेबर, उसमें टेक्नोलॉजी होती नहीं थी, तो पूरे लेबर्स को ले जाकर के आप वहां खेती करो, फिर थोड़े लैंड वहां है आपकी खेती करो। यानी क्या हो रहा पता है, छोटे छोटे कई जगह बिखरे हुए, स्कैटर्ड, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स आपके होते थे। आपको पता है एक जगह अगर होता तो सारा लेबर एक जगह गया, एक ही दिन गया और अपनी खेती कर डाला। लेकिन जब आपके थोड़े थोड़े लैंड बिखरे बिखरे कई दूर दूर के एरियाज में रहेंगे तो आपको खेती करने में समस्या आएगी। और ये सबसे बड़ी, ये बहुत बड़ी रीजन थी स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग बिफोर द इंडिपेंडेंस, बहुत बड़ी समस्या थी। और जब हम लोग पढ़ेंगे कि हमने कैसे सुधार किया, तो वहां देखना हम इसे कंसोलिडेट करेंगे आजादी के बाद। हम सारे टुकड़ों में बटे हुए लैंड को एक करके एक को देते हुए दिखेंगे जब हम आजादी के बाद वाली इकोनॉमी को पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या देखेंगे हम लोग, छोटे और बिखरे हुए टुकड़ों में कई जगह हमारे खेत होते थे, जिससे समस्या होती थी खेती के अंदर। तो कह रहे हैं लैंड होल्डिंग्स वेयर बोथ स्मॉल, एक तो छोटे थे, दूसरे एज वेल एज फ्रेगमेंटेड, यानी बिखरे हुए कई जगह। फ्रेगमेंटेड होल्डिंग मीन अ पीस हियर, कह रहा है, एंड अ पीस देयर, यानी थोड़ा इधर, थोड़ा वहां, थोड़ा वहां, थोड़ा वहां। Accordingly, most land holdings were uneconomic, yielding low output, high cost. अब भाई कई जगह बिखरा हुआ है तो खेती करने में कॉस्ट बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा, तो इतना ज्यादा होता था कि भाई खेती भी नहीं करा पाता था कोई। तो ये एक अगली समस्या आपको पता चल गई। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स जो हमारे होते थे वो आजादी से पहले एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारी खेती की। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने 5th पॉइंट भी पढ़ लिया, 6th पॉइंट भी पढ़ लिया और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यहां पर। और यहां पर जो है बच्चे वो है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब जैसे ही मैं यहां पर ना कमर्शियलाइजेशन की बात करता हूं तो आपको तो लगेगा सर ये तो बहुत अच्छी टर्म है, ये तो बहुत अच्छा टर्म है सर, कमर्शियलाइजेशन होना यानी मार्केटिंग करना, प्रोडक्ट्स का हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। यस, आपको बिल्कुल सही बात समझ आ रहा है बच्चे, हमारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो रही है। लेकिन एक जो शब्द दिख गया ना यहां पर, फोर्स्ड, आप देख सकते हो यहां पर मैंने टर्म लिख दिया, यहां पर फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन, फोर्स्ड जो कमर्शियलाइजेशन की बात आ गई ना यहां पर, ये एक बहुत डेंजरस चीज यहां पर आपको दिख रही है। क्योंकि कमर्शियलाइजेशन आप अपने मर्जी से, आप अपने हिसाब से किसी भी प्रोड्यूस का नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको जो यहां पर करना है वो करना है कमर्शियलाइजेशन उन प्रोडक्ट्स, उन
आपको क्रॉप्स का करना है जो अंग्रेज आप पर थोपा करते थे। और अंग्रेज कौन से क्रॉप्स के आपके ऊपर थोपा करते थे? चावल, दाल, गेहूं, जूट, इन पर नहीं। वो किस पर थोपा करते थे? जो उनके यहां इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करे, वो आपसे खेती कराया करते थे। यानी कमर्शियलाइजेशन तो कराया उन्होंने, मगर ऐसे प्रोड्यूस का, ऐसे क्रॉप्स का उन्होंने कमर्शियलाइजेशन कराने की कोशिश करी जो कि उनके लिए फायदेमंद था। यस, इसलिए इसको हम लोग टर्म दे रहे हैं फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन यानी दबाव डाल करके जिस कमर्शियलाइजेशन की ओर खेती को ले जा रहे थे वो सही नहीं था। आकर के आप यहां पर देख सकते हैं कमर्शियलाइजेशन का मतलब आपको पता है, और कमर्शियलाइजेशन अच्छी चीज है, लेकिन फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन अच्छी चीज नहीं है बच्चे। देखिए कह रहा है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स टू शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन टू कल्टीवेशन फॉर द मार्केट। यानी आपको सेल्फ कंजम्पशन से मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर सकने के लिए मोटिवेट करना, यह आपका है बच्चे, दैट इज कमर्शियलाइजेशन। अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने किया बच्चे, फार्मर वेयर फोर्स्ड टू शिफ्ट द कमर्शियल क्रॉप, और जो कमर्शियल क्रॉप के लिए उन्होंने फोर्स किया वो था इंडिगो, नील बनाने के लिए। उजाला जैसी सफेदी आप करते हो ना कपड़े में, अब तो कम लोग यूज करते हैं, अब तो ऐड भी नहीं आता उसका। पहले व्हाइट कपड़ों में नीले होते थे, मतलब हम लोग जब स्कूल जाते थे ना तो कभी कभी हम लोग को पता ही नहीं चलता था हम व्हाइट ड्रेस पहन करके जा रहे हैं या स्काई ब्लू कलर का शर्ट पहन कर जा रहे हैं। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा बचपन के अंदर, इतना नील पड़ जाता था कि आपको नीला लगने लगता था, वही नील है। तो जो ब्रिटिशर्स होते थे ना अपने देश के अंदर, उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, उनके यहां पे जो नील की फैक्ट्रियां थी, उनके लिए हमारे देश के अंदर वो फोर्स्ड करते थे कि हम लोग इंडिगो पैदा करें। यानी फोर्स्ड में उन्होंने इंडिगो, नील की खेती कराने की बात की उन्होंने नील के लिए। चलिए इन पर्टिकुलर, और क्या कह रहा है, फ्रॉम द कन्वेंशनल सब्सिस्टेंस क्रॉप, यानी हम राइस, वीट, इसकी खेती ज्यादा नहीं कर रहे थे कि हम इसका कमर्शियलाइजेशन कर सके, अपने देश के अंदर करते, अपने देश के लोगों के लिए कर सके। ना, नील, इंडिगो की कराई उन्होंने। कह रहा रीजन क्या था? तो कह रहा है इंडिगो वाज रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द ब्रिटेन फॉर डाइंग एंड ब्लीचिंग ऑफ द टेक्सटाइल। उनको डाई करने के लिए, उनको कलर करने के लिए उनको वो चाहिए था, इसलिए वो वहां उसका पैदावार ज्यादा कराते थे। अब उसमें वो करते क्या थे? वो करते ऐसा थे कि शुरू में ही फार्मर्स को जबरदस्ती, भाई फार्मर को जीने के लिए, खाने के लिए आपको पता पैसे चाहिए थे, तो वो जबरदस्ती उनको कुछ एडवांस दे दिया करते थे। और जब एडवांस थोड़ा बहुत दे देते थे तो हमारे फार्मर्स मजबूर होते थे कि भैया अब उसको चुकाना है, तो आप कैसे चुकाओगे? उनकी कहे हुए हिसाब से खेती करा करके ही तो चुकाओगे ना। फिर वो जो कहते तो आप पैदा करते थे। पैदा भी आप क्या कर रहे हो? पैदा आप कर रहे हो तो इंडिगो की खेती का पैदा कर रहे हो, राइस क्रॉप कर नहीं रहे हो। तो एक तो उन्होंने एडवांस आपको दे दिया, यस दे दिया, फिर वो मजबूर हो गए किसान कि चलो अब तो जो वो बोलेंगे वही हम खेती करेंगे। खेती में उन्होंने इंडिगो करवाया, यानी राइस और क्रॉप उन किसानों को भी बाहर से खरीद के खाने की स्थिति आ गई। तो जब अब बाहर से खरीद करके वो स्थिति लेकर के आ रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो फिर पैसे के लिए वो अंग्रेज से पैसे ले रहे हैं और फिर उनके हिसाब से खेती कर रहे हैं। ये चक्का चला दिया उन्होंने, साइकिल बना दिया। लगातार इन डेटनेस के अंदर, यानी कर्ज के तले वो दबे रहते थे, इसलिए उनके हिसाब से वो खेती करते थे। ये पूरी की पूरी काम करते थे बच्चे अंग्रेज, बहुत ही प्लान्ड वे में आए थे हमारे देश के अंदर, वो हमें लूटने के लिए। गुस्सा क्रोध बढ़ रहा होगा, लेकिन शांत रहो, पढ़ करके एग्जाम भी देना, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहां पर? कह रहे द फार्मर्स वेयर आइदर लर्ड और फोर्स्ड, यानी लालच देकर के या फिर उन्हें जबरदस्ती, एक्सेप्ट द एडवांस पेमेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द इंडिगो, क्योंकि उन्हें खरीद करके खाना है तो एडवांस ले लेते थे वो। इट एक्सपोज द सब्सिस्टेंस ऑफ द फार्मर टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। ये उतनी लाइन अच्छी नहीं है, बट ऊपर में आपको उन्हें जबरदस्ती एडवांस पेमेंट दे दिया करते थे, ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहां पर कह रहा, While earlier they would grow grain for their family, पहले तो वो ग्रेन पैदा करते थे, राइस, व्हीट खाने के लिए करते थे, कंजम्पशन। नाउ दे नीडेड कैश टू बाई इट फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इंडिगो की खेती चल रही थी, तो अब उन्हें कैश चाहिए जो कि मार्केट से उन्हें भी खरीद करके लेके आना है ग्रेन वगैरह। बट दे वुड सेल्डम हैव कैश ओइंग टू देयर माउंटिंग इंडेटनेस, लेकिन पैसे उनके पास होते नहीं थे क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी कर्ज चढ़ा हुआ है। तो फिर क्या, परपेचुअल इंडेटनेस की ओर चले गए, यानी अब बंधुआ मजदूर होने लगे वो धीरे धीरे, यानी कर्ज के तले दबते रहे। तो होना क्या था, कर्ज के तले दबे हो
तो फिर भैया जो वो कह रहे हो पैदा करो। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन की गई हमारे खेतों की, यानी कमर्शियलाइजेशन अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है, लेकिन फोर्स्ड अपने फायदे के लिए वो जो पैदा करवाते थे वो, तो ये आप देख सकते हैं बच्चे, यानी वो परपेचुअली आप समझ जाइए इंडेटेड होते गए, कर्ज के तले, हमेशा के लिए कर्ज के तले दबते गए, या पुराने मूवीज में अक्सर देखा करते होंगे। तो दिस वाज द फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन। आप क्या लिख सकते हो, आपको बच्चे फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन के अंदर यही बता करके चलना है कि हमारे कमर्शियलाइजेशन के लिए उन्होंने फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन किया, यानी उन चीजों की पैदावार बढ़ाने की कोशिश करी जो उनके इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी थी, उनके अपने देश के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी थी, डाइंग और ब्लीचिंग के लिए उन्होंने हमें पारंपरिक खेती से उन्होंने बाहर कर दिया, कन्वेंशनल से, यानी राइस, व्हीट, और ये किसानों को बाहर से खरीदना पड़ा। बाहर से खरीदने के लिए उन्हें पैसे चाहिए, तो फिर अंग्रेजों के लिए वो गुलाम बनते गए, उनके कर्ज के तले दबते गए, और जिसके लिए वो वही पैदा करने लगे जो अंग्रेज उनसे कराने लगे। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं बच्चे, हम लोगों ने टोटल के टोटल आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब शॉर्ट में, ब्रीफ में क्या पढ़ा हम लोगों ने, क्या आप बोल सकते हो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर कैसा था? अगर मैं अभी आपको कमेंट करने के लिए बोलूं कि इंडियन एग्रीकल्चर कैसा था, मुझे बताओ, तो आप सारे बच्चों के मुंह से यही निकलेगा, हमारा इंडियन एग्रीकल्चर बैकवर्ड था, बैकवर्ड। और यहां पर आप देख सकते हैं शॉर्ट में, लास्ट में आकर के, अगर आप ब्रीफ पढ़े पेज नंबर 9 पर आकर के, तो देख सकते हैं लिख रहे हैं हम लोग, बैकवर्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ फॉलोइंग फैक्टर। यही हम लोगों ने पढ़ा, सारी चीज हम लोग पढ़ लिया। लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि हम ज्यादा डिपेंडेंस होते थे रेनफॉल पर, डोमिनेंस हमारा था सब्सिस्टेंस फार्मिंग का था, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग होता था, यस, स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी स्थिर हो गया, उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं आ रहा था, कोई डेवलपमेंट नहीं आ रहा था, नो डेवलपमेंट, नो डेवलपमेंट, नो डेवलपमेंट, नो डेवलपमेंट। क्यों आएगा भाई डेवलपमेंट? क्योंकि टीलर्स ऑफ द सॉइल और आपके जो ओनर्स ऑफ द सॉइल थे अलग अलग थे, टीलर का मोटिवेशन लेवल लो था। क्यों टीलर्स अलग थे? क्योंकि एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम थी, जमींदारी सिस्टम जिसको हम लोग कह रहे हैं, और फोर्स कमर्शियलाइजेशन था, जो वो चाहते थे वही पैदा कराते थे, इसलिए कि स्टैग्नेशन आ गई थी, स्थिरता आ गई थी। स्थिरता ऐसी नहीं, कैसे, डेवलपमेंट नहीं थी, यानी अंडर डेवलप स्टेज में स्थिरता आ गई थी, जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चर बुरा होते जा रहा था। तो बच्चे, आज हम लोगों ने देश की इकोनॉमी की शुरुआत की, अंग्रेजों के समय से शुरुआत की, और सबसे पहला जो सेक्टर उठाया वो उठाया हम लोगों ने एग्रीकल्चर का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्ट भी आया होगा, पूरी कोशिश की हम लोगों ने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, अगली क्लास के अंदर हम लोग थोड़े और इंपॉर्टेंट इसके अंदर सेक्टर्स को पिकअप करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मेरा पूरा काम है इस पूरे के पूरे टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाना, अपने डिस्कशन से आपको इन्वॉल्व रखना, ताकि ये चीजें आपके दिमाग में भर जाए। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे बच्चे कुछ और नए टॉपिक्स के साथ साथ। आप इसके अगर कोई डाउट्स आता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं एप्लीकेशन चैट पर, व्हाट्सएप पे, डायरेक्ट लाइव क्लासेस के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय।